हेलो स्टूडेंट, तो ये जनरल इंजीनियरिंग का प्रैक्टिस सेट 16 है और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 60 प्लस है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का टॉपिक लिया है। इसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल होगा, सर्किट थ्योरी होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होगा और मैग्नेटिक सर्किट होगा। ये वीडियो जो है जेएसएससी जेई के स्टूडेंट के लिए, बीपीएससी वाले भी देख सकते हैं, डीएसएसबी वाले भी देख सकते हैं, ठीक है, स्पेशली फॉर जेएसएससी जेई के लिए। और आप सिविल ज्ञान से चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख सकते हैं, आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। A resistance is rated for 2.5 kilo ohm 1 watt. Determine its maximum voltage and current ratings। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? वोल्टेज पूछ रहा है, मैक्सिमम वोल्टेज और करंट। ठीक है, यहाँ पे पावर दिया हुआ है, तो पावर इक्वल्स टू, पता है आपको कि V इंटू आई होता है। V की जगह पे ओम्स लॉ के अनुसार I इंटू आर लिख सकते हैं, इंटू आई, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? आई स्क्वायर आर आ जाएगा। या फिर V इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू V बाई आर होता है, तो V स्क्वायर बाई आर, ये दोनों फार्मूला हो सकता है। P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई आर, और एक हो सकता है P इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, यहाँ पे P जो है पावर एक्रॉस रेजिस्टेंस है। P क्या है? पावर एक्रॉस रेजिस्टेंस है। I क्या है? करंट है। ठीक है, R रेजिस्टेंस है और V क्या है? वोल्टेज है। ठीक है, तो यहाँ पे आप निकाल लीजिए। हमको क्या निकालना है? सबसे पहले हम तो I निकाल लेते हैं। तो I निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। P की जगह पे 1 वाट दिया हुआ है, I निकालना है। R के जगह पे कितना दिया हुआ है? 2.5 किलो ओम है। इसको ओम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और यहाँ से अगर आप I का वैल्यू निकालते हैं तो 1 बाई रूट ओवर 2500 हो जाएगा। और यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? 20 मिली एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, 20 मिली एम्पियर आ जाएगा। अब आप निकाल सकते हैं, V निकाल सकते हैं। ठीक है, V इक्वल्स टू क्या होगा? I इंटू आर। आई का वैल्यू 1 बाई रूट अंडर 2500 इंटू आर का वैल्यू 2500। तो ये 2500 से ये क्या ऊपर में रूट 2500 हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा? 50 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, V इक्वल्स टू आई आर से आप 50 वोल्ट निकाल लिए और यहाँ से आप 20 मिली एम्पियर निकाल लिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 50 वोल्ट और 20 एम्पियर। इस टाइप का क्वेश्चन पूछने का काफी चांस है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द सोर्स दैट हैज द फॉलोइंग सिंबल। ठीक है, तो ये आपका सिंबल दिया हुआ है, तो ये आपका कौन सा सिंबल है? ये आपका वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स है। वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स है ये। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एलिमेंट विच इज नॉट कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग एनर्जी बाय इट्स ओन इज नोन एज। ठीक है, द एलिमेंट which is not capable of delivering energy by its own is known as। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पैसिव एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, which is not capable of delivering energy by its own, वो पैसिव हो जाएगा। एक्टिव क्या हो जाएगा? जो अपने से एनर्जी सर्किट में देता है वो एक्टिव एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लीजिए एक्टिव एलिमेंट क्या होता है। एक्टिव एलिमेंट क्या होता है लिख लीजिए। ठीक है, तो एक्टिव एलिमेंट में लिखिए आप, दिस इज अ कंपोनेंट, दिस इज अ कंपोनेंट विच सप्लाइज द एनर्जी टू सर्किट, विच सप्लाइज द एनर्जी टू सर्किट, एनर्जी टू सर्किट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक्टिव एलिमेंट। दीज हैव एन एबिलिटी टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ चार्ज। ये क्या करेगा? फ्लो ऑफ चार्ज को कंट्रोल करेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं? इसका एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं बैटरी। बैटरी जो है आपका एक्टिव एलिमेंट है।
वोल्टेज सोर्स जो है वो क्या है, एक्टिव एलिमेंट है। करंट सोर्स जो है वो क्या है, एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पैसिव एलिमेंट का। तो ये एनर्जी सप्लाई नहीं करता है डायरेक्टली बाय इट्स ओन। पैसिव एलिमेंट में these are the component these are the component which can only receive energy but can't supply, which can only receive energy बट कैनॉट सप्लाई, उसको हम क्या बोलेंगे, पैसिव एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है। और ये जो आपका एलिमेंट है वो एनर्जी को अब्जॉर्ब कर सकता है, डिसिपेट कर सकता है और स्टोर कर सकता है। ठीक है, लेकिन सप्लाई नहीं कर सकता है। क्या लिखेंगे हम, these elements can, लिखिए यहाँ पे, these elements can absorb और dissipate और स्टोर एनर्जी। और लिखिए यहाँ पे, डू नॉट नीड एनी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर टू ऑपरेट। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, पैसिव बोलेंगे। ये भी आप लिख लीजिए पॉइंट, नॉट एबल टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ चार्ज, नॉट एबल टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, रजिस्टर, इंडक्टर, ठीक है, कैपेसिटर। ठीक है, ये जो है ये आपका क्या है, एनर्जी को सिर्फ रिसीव करता है, सप्लाई नहीं कर सकता है। ये आपका पैसिव एलिमेंट है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो पैसिव एलिमेंट क्या होता है, एक्टिव एलिमेंट क्या होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने में, ए निकेल कोयल हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 13 ओम at 50 degree Celsius. If temperature coefficient of resistance at 0 degree Celsius is 0.006 per degree Celsius, then the resistance at 0 degree Celsius. ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है, आपको हम बताए थे कि जो टेम्परेचर होता है और जो रेजिस्टेंस होता है उसमें लीनियर रिलेशनशिप होता है। ठीक है, क्या होता है, लीनियर रिलेशनशिप होता है। ठीक है, यहाँ पे डाटा में क्या दिया हुआ है, डाटा में दिया हुआ है R इक्वल्स टू 13 ओम, अल्फा इक्वल्स टू 0.006 पर डिग्री सेल्सियस, और जो रिफरेंस टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में हम बात करें तो वो कितना दिया हुआ है, 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। रिफरेंस आपका कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और जो आपका टेम्परेचर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 50 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो आपको पता है कि क्या होता है, आर टी इक्वल्स टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी होता है। ठीक है, टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का लीनियर रिलेशनशिप है। तो आपको आर टी जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस पे 13 ओम दिया हुआ है, तो यहाँ पे 13 लिख दिए। ये आर नॉट यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दिए क्योंकि निकालना ही है 0 डिग्री सेल्सियस पे, आर 0 पे। 1 प्लस अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.006 दिया हुआ है, इनटू टेम्परेचर का वैल्यू 50 दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, 13 इंटू ये वाला जो वैल्यू आप कैलकुलेट करिएगा तो कितना आएगा, 1.3 इंटू आर नॉट आएगा। तो आर नॉट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 10 ओम आएगा। ठीक है, मतलब ये हो गया कि रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस विल बी 10 ओम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन आप याद रखिएगा कि रेजिस्टेंस और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, आप इससे ये भी देख सकते हैं कि इसका टेम्परेचर का रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। एक लाइन आप लिख लीजिए यहाँ पे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन
ठीक है, तो क्या लिखिएगा, प्योर मेटल के लिए अगर हम बात करें, रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। ये आपका क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। बट सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में क्या होता है, अगर आप रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है अगर टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो, ठीक है, ये आपका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा आप यहाँ पे, क्या लिखिएगा, फॉर प्योर मेटल्स, फॉर प्योर मेटल्स, for pure metals resistance is increased, resistance is increased with an increase in temperature, with an increase in temperature। ठीक है, प्योर मेटल में क्या होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और मेरा वीडियो आप लास्ट तक देखते हैं तो जरूर आपको एक शेयर करना है। ठीक है, जो भी आप ग्रुप में जुड़े होंगे जेएसएससी जेई से रिलेटेड, बीपीएससी यही से रिलेटेड, तो आप उसमें जरूर से जरूर शेयर करें। ठीक है, हो सकता है लिंक नहीं डालना होगा तो भी स्क्रीनशॉट करके डालें, लेकिन डालें जरूर। ठीक है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि मेहनत करते हैं आदमी, अगर नहीं रिस्पॉन्स आता है तो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो ये हो गया। अगर हम बात कर लेते हैं सेमी कंडक्टर के लिए, और semiconductor, for semiconductors and insulator, for semiconductors and insulator resistance increased, resistance increases with decrease in temperature, with decrease in temperature। ठीक है, क्लियर है, बढ़िया से समझ में आ रहा है। एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा मतलब टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, और यहाँ पे इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए सेमीकंडक्टर इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, जिससे कि करंट का, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो, वो कंडक्टर हो गया। जिससे करंट, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो, करंट का फ्लो नहीं हो, वो इंसुलेटर होगा। और दोनों के बीच में क्या हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया। ठीक है, तो रिलेशन आपको पता चल ही गया। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन के सामने में, पावर का डायमेंशन देना है। ठीक है, ये भी बोलने वाला बात है क्या, पावर इक्वल्स टू वर्क बाई टाइम होता है। ठीक है, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस होगा, डिवाइडेड बाई टाइम होगा। फोर्स का पता है MLT-2 होता है, और डिस्टेंस का L होता है, टाइम का T होता है। तो क्या हो जाएगा, ML², ये T ऊपर जाएगा तो T-3 हो जाएगा, ML² T-3। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, ML² डिवाइडेड बाई T का क्यूब हो जाएगा। तो ML² डिवाइडेड बाई T का क्यूब, ये हो जाएगा आपका ये वाला आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अब 25 वाट 220 वोल्ट, ये एक बल्ब है, ये दूसरा बल्ब है, ये दोनों क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, और ये 220 वोल्ट सप्लाई के साथ कनेक्टेड है, दोनों में 220 वोल्ट दिख भी रहा है आपको। विच बल्ब विल प्रोड्यूस मोर लाइट, देखिए ये जो बल्ब है वो पैरेलल में है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि पैरेलल में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जिसका पावर का रेटिंग ज़्यादा होगा, पावर रेटिंग जिसका ज़्यादा होगा, हाई पावर रेटिंग होगा, उसमें क्या होगा, वो ज़्यादा लाइट देगा। ठीक है, और इसके साथ ही साथ जिसमें लो रेजिस्टेंस होगा, लो रेजिस्टेंस होगा, लो रेजिस्टेंस होगा, वो ज़्यादा देगा। ठीक है, ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्योंकि पावर इक्वल्स टू क्या होता है, V² डिवाइडेड बाई R होता है। पावर जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो लो अगर रेजिस्टेंस होगा तो क्या होगा, ज़्यादा पावर देगा। तो ये आपका इसका आंसर तो 100 वाट बल्ब हो जाएगा, ये अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहेगा तो।
अगर वही बल्ब जो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में रहता है, अगर बल्ब अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में रहता है तो जिसका कि लो पावर रेटिंग होगा, जिसका लो पावर रेटिंग होगा और हाई रेजिस्टेंस होगा, और हाई रेजिस्टेंस होगा, वो क्या करेगा, वो क्या होगा, ज़्यादा आपका लाइट ज़्यादा देगा। क्योंकि आपको पता है कि पावर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। तो ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस होता है तो पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो वो ज़्यादा लाइट देगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन में क्या है कि बल्ब पैरेलल में है तो 100 वाट बल्ब जो है वो ज़्यादा ब्राइटर देगा, ठीक है। तो इसका 100 वाट बल्ब हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द यूनिट ऑफ वॉल्यूम रेजिस्टिविटी इज, वॉल्यूम रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा, ठीक है। देखिए, एक होता है आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और एक होता है आपका वॉल्यूम रेजिस्टिविटी, नया नाम आ गया है। अब देखिए, आप तो जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होता है, जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होता है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, R इक्वल्स टू रो एल बाई ए होगा। मतलब रो इक्वल्स टू क्या होगा, R इंटू ए बाई एल होगा। ये आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी हो गया। अगर हम बात कर लेते हैं वॉल्यूम रेजिस्टिविटी का, वॉल्यूम रेजिस्टिविटी का बात कर लेते हैं, तो रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R इंटू वी बाई ए होगा। वॉल्यूम रेजिस्टिविटी बराबर क्या होगा, रो इक्वल्स टू आर इंटू, ये आपका एरिया के जगह पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, और एल के जगह पे एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो इसका यूनिट जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर का यूनिट ओम, और आपका वी का यूनिट मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर। किस में दिया हुआ है, ओम मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है पहला ऑप्शन में। इसका क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का ओम हो जाएगा, और ये आपका एरिया का मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई मीटर, तो ये क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसका भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, ओम मीटर ही होगा, इसका भी अगर देखा जाए ओवरऑल, लेकिन यहाँ पे इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ कॉपर वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, इट इज स्ट्रेच्ड बाय 1/10 ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। क्या बोल रहा है कि एक कॉपर वायर है जिसका कि रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, 10 ओम है। आपको पता है कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर इक्वल्स टू रो एल बाई ए होता है। यहाँ पे रो क्या होगा, रेजिस्टिविटी होगा, एल जो होगा लेंथ होगा, और आपका ए जो होगा वो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे रो इंटू एल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, इंटू एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रो एल स्क्वायर बाई वी भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल स्क्वायर के, ठीक है। अगर एल डैश का वैल्यू 1.1 एल है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि इट इज स्ट्रेच्ड बाई 1/10 ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, मतलब पहले लेंथ एल था, अब स्ट्रेच होके कितना हो गया, स्ट्रेच होगा तो बढ़ेगा, 1/10 बढ़ रहा है, मतलब 1.1 हो जा रहा है, जो फाइनल लेंथ हो जा रहा है, 0.1 एल बढ़ रहा है, मतलब पूरा अगर देखें तो 1.1 एल हो जा रहा है। तो आर बाई आर डैश अगर हम देखें तो एल बाई 1.1 एल का स्क्वायर हो जाएगा, तो आर डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर इंटू 1.21, 121 होता है, तो इंटू आर, आर का वैल्यू कितना है, 10 है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.1 ओम आ जाएगा, ठीक है। 12.1 ओम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, वोल्टेज इज ए फॉर्म ऑफ, वोल्टेज क्या होता है आपको पता है ना, कि वोल्टेज इक्वल्स टू होता है W बाई क्यू होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई क्यू लिख सकते हैं। तो वोल्टेज क्या है, वोल्टेज क्या है, वोल्टेज इज अ फॉर्म ऑफ, वोल्टेज इज ए फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वोल्टेज इज ए फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वोल्टेज इज ए फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो वोल्ट का यूनिट क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा जूल्स पर कूलम्ब हो जाएगा, जूल्स पर कूलम्ब हो जाएगा।
तो ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ए कैपेसिटर चार्ज टू टू 200 वोल्ट हैज 2000 माइक्रो कैपेसिटर ऑफ चार्ज, द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस विल बी। ठीक है, आपको पता है कि Q का जो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 2000 माइक्रो कूलम्ब दिया हुआ है, और यहाँ पे वोल्ट का वैल्यू दिया हुआ है 200 वोल्ट। ठीक है, Q इक्वल्स टू C इंटू वी, और C कैपेसिटेंस होता है Q बाई वी हो जाएगा। Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2000 इंटू माइक्रो कूलम्ब दिया हुआ है, तो 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई ये आपका 200 दिया हुआ है, तो ये 200 से 200 ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, तो 10 माइक्रो फैराडे हो जाएगा। ठीक है, 10 माइक्रो फैराडे किसमें है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फॉर मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट म्यूचुअल इंडक्टेंस इज ऑलवेज। ठीक है, फॉर मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा। देखिए, मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस, दो अगर कपल्ड है कॉइल का, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस एम इक्वल्स टू होता है के इंटू रूट L1 L2 होता है। ठीक है, L1 और L2 क्या हो जाएगा, L1 और L2 क्या हो जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स। ठीक है, और के क्या है आपका, लिंकिंग कोफिशिएंट ऑफ टू कॉइल्स, लिंकिंग कोफिशिएंट ऑफ टू कॉइल्स। ठीक है, अब देखिए फॉर टू कपल्ड कॉइल्स के लिए, फॉर टू कपल्ड कॉइल्स के लिए होगा क्या, अगर के का वैल्यू 1 होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, टाइट कपल है। ठीक है, ये क्या है, आइडियल है। अगर के का वैल्यू लेस देन 1 होगा तो क्या है, लूजली कपल्ड है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि म्यूचुअली आपका मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट के लिए जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है वो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है आपका मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट के लिए वो क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आइए आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में अगर आप थोड़ा सा देख लेंगे, तो म्यूचुअल इंडक्ट किसी भी कॉइल में अगर आप करंट चेंज होता है एक कॉइल में, किसी एक कॉइल में अगर करंट चेंज होता है, ठीक है, किसी एक कॉइल में अगर करंट चेंज होता है तो वो दूसरे कॉइल में उसी करंट को चेंज मतलब करके अगर इसमें एक आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न करता है तो उसको हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, मतलब सपोज दैट आपका दो कॉइल है, एक कॉइल में क्या हुआ, करंट चेंज हुआ और वो दूसरे कॉइल में उसी करंट चेंज के कारण एक आपका फोर्स जनरेट किया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलेंगे। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हुआ कि सपोज दैट कि किसी एक कॉइल में करंट चेंज हुआ तो दूसरे कॉइल में क्या हुआ, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो इंड्यूस्ड हो गया। इसी को हम क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलेंगे। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये देखिए क्वेश्चन, कैलकुलेट जी इक्विवेलेंट इन द फॉलोइंग सर्किट। यहाँ पे जी इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, जी इक्विवेलेंट, इसको हम लोग जी को कंडक्टेंस से डिनोट करते हैं। जी को किससे डिनोट करते हैं, कंडक्टेंस से जी को डिनोट करते हैं। ये आपका कंडक्टेंस ये शो करता है कि कितना आसानी से इजीली इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है किसी भी एक सर्टेन पाथ में, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट में, उसी को हम कंडक्टेंस बोलेंगे। इसी का ये जो है आपका रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, मतलब R इक्वल्स जी इक्वल्स टू 1/R होता है। ठीक है, और इसको हम लोग मेजर करते हैं आपका सीमेंस से या फिर मोह से करते हैं, इससे हम लोग इसका करते हैं। ठीक है, अगर ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में है
ये अगर आपका G1 है, ये आपका G2 है, तो आपका यहाँ पे जो G इक्विवेलेंट हो जाएगा वो G1 इंटू G2 डिवाइडेड बाई G1 प्लस G2 हो जाएगा। मतलब जो रेजिस्टेंस में होगा उसका उल्टा हो जाता है। रेजिस्टेंस में आपका सीरीज में जुड़ता है डायरेक्टली, और पैरेलल में ये होता है, जबकि इसमें हो जाएगा आपका, क्योंकि ये रिवर्स है तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 8 और 4 जो है, ये 8 और 4 जो है आपका किसमें है, ये 8 और 4 जो है सीरीज में है, सॉरी पैरेलल में है, तो डायरेक्टली जुड़ जाएगा। क्योंकि पैरेलल में है तो डायरेक्टली जुड़ जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये क्या हो जाएगा 2 ओम। और ये देखिए 12 और 6 जो है ये सीरीज में है, 12 6 सीरीज में है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा 12 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 6, तो 12 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 6, 12 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 18, 18 और 3 चौके 12, 4 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये दोनों का कॉम्बिनेशन 4 हो जाएगा, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, ये डायरेक्टली क्या है पैरेलल में है तो डायरेक्टली जुड़ जाएगा, 12 हो जाएगा, और ये 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 और 4 जो है पैरेलल में है तो डायरेक्टली जुड़ जाएगा, डायरेक्टली जुड़ जाएगा तो 6 हो जाएगा, और 6 और 12 जो होगा वो सीरीज में होगा, तो फिर से हम यही वाला कर देंगे। तो 6 और 12 का जब आप सीरीज निकालिएगा तो 4 आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 सीमेंस हो जाएगा। ठीक है, क्लियरली समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जहाँ पे भी सीरीज होगा वहाँ पे ये वाला फॉर्मूला जाएगा, जहाँ पे भी पैरेलल होगा, पैरेलल के केस में आप क्या करिएगा G इक्विवेलेंट इक्वल्स टू G1 प्लस G2 करिएगा, बस इसी से आप कर दिएगा तो हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक स्टोव एलिमेंट है ड्रॉस 15 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड टू 230 वोल्ट लाइन, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कंज्यूम 1 यूनिट ऑफ। ठीक है, तो वोल्ट का वैल्यू क्या दिया हुआ है 230 वोल्ट दिया हुआ है, करंट कितना दिया हुआ है 15 एम्पियर है। ठीक है, अब देखिए 1 यूनिट ऑफ एनर्जी जो होता है वो 1 किलोवाट आवर के इक्वल होता है। लिखिए यहाँ पे जो 1 यूनिट ऑफ एनर्जी होता है इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। ठीक है, मतलब 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 10 टू द पावर 3 वाट आवर हो जाएगा। ठीक है, पावर इक्वल्स टू क्या होता है V इंटू आई होता है, V के जगह पे 230 इंटू आई के जगह पे 15 वाट, सॉरी मतलब ये पूरा का पूरा वाट में हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या आया, ये पूरा का पूरा जो है आपका वाट में आया पावर। और आपको पता है कि एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है पावर इंटू टाइम होता है, क्योंकि पावर इक्वल्स टू क्या होता है वर्क बाई टाइम, वर्क को हम एनर्जी भी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई टाइम, तो एनर्जी इंटू टाइम हो जाएगा, तो एनर्जी इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप टी का वैल्यू निकालते हैं तो पावर बाई एनर्जी हो जाएगा, सॉरी एनर्जी बाई पावर होगा, देखिए ना एनर्जी बाई पावर होगा क्योंकि ये इधर है ना, तो एनर्जी बाई पावर हो जाएगा। एनर्जी कितना है 1 किलोवाट आवर है, क्योंकि ये क्वेश्चन में बोल रहा है हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू कंज्यूम 1 यूनिट ऑफ एनर्जी। तो 1 यूनिट ऑफ एनर्जी जो होता है आपका 1 किलोवाट आवर होता है, डिवाइडेड बाई पावर 230 इंटू 15। अगर आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो आपका वैल्यू आएगा 0.29 आवर्स आएगा, 0.29 आवर्स आएगा, आप देख लीजिएगा 0.29 आवर्स इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। एनर्जी क्या होता है कितना एबिलिटी है किसी भी वर्क को करने का, वो एनर्जी होता है। पावर क्या है रेट रेशियो ऑफ वर्क डन टू डेट ऑफ द टाइम, वो क्या होता है पावर होता है। ठीक है, पावर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका वर्क बाई टाइम, और आपका एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम हो जाएगा, एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन आइडियल वोल्टेज सोर्स इज वन विच हैज, देखिए आइडियल वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, तो आइडियल वोल्टेज सोर्स में आप सीधे सीधे आप लिख दीजिएगा जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस। ये कितना बार बता दिया, आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होगा जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, आइडियल करंट सोर्स बोल देता तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता। आइडियल अगर आपसे पूछ देता करंट सोर्स है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, आइडियल करंट सोर्स हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस जो होगा वो जीरो कंडक्टेंस के बराबर, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है।
तो इसका क्या हो जाएगा, जीरो करना है। यहाँ पे आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स बोल देता आपसे, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स बोल देता आपसे, तो क्या कहते आप, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होता तो आप क्या कहते, ये आपका बोलते कि ये जो आइडियल वोल्टेज सोर्स है, ये जो आपका क्या है, आइडियल वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, इन ए सीरीज विथ इंटरनल रेजिस्टेंस, इन सीरीज विथ इंटरनल रेजिस्टेंस, इन सीरीज विथ इंटरनल रेजिस्टेंस। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल करंट सोर्स बोलता है, तो आइडियल करंट सोर्स इन अ पैरेलल विथ हाई रेजिस्टेंस। अगर आपका प्रैक्टिकल बोल देता, याद रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, प्रैक्टिकल अगर बोल देता तो इसके साथ, ठीक है, इसके साथ हम ऐसे कर दे रहे हैं, विथ पैरेलल विथ हाई रेजिस्टेंस, पैरेलल विथ हाई रेजिस्टेंस एंड लो कंडक्टेंस, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू टर्मिनल नेटवर्क, a two terminal network is connected to a resistive load whose resistance is equal to Norton resistance of the network. What will be the load current if Norton's current is IN? ठीक है, यहाँ पे नॉर्टन से थ्योरम से पूछ दिया है, ठीक है। तो नॉर्टन्स थ्योरम जो है, अब सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि नॉर्टन्स थ्योरम क्या होता है, ठीक है। इस थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख दीजिए, उतना ज़्यादा नहीं इसके बारे में डीप में जाएंगे, बस इसके थ्योरम के बारे में आप थोड़ा सा लिख लीजिए, ठीक है। ये क्या बोलता है, नॉर्टन्स थ्योरम स्टेट्स दैट, नॉर्टन्स थ्योरम स्टेट्स दैट एनी लीनियर सर्किट, एनी लीनियर circuit containing several energy, containing several energy sources and a resistance can be replaced by, resistance can be replaced by, इसको हम सर्किट डायग्राम से देखेंगे तो जल्दी समझ में आएगा, replaced by a single constant, by a single constant current source, constant current source in a parallel with a single resistor, in a parallel with a single resistor, ठीक है। तो ये आपका नॉर्टन्स थ्योरम बोलता है कि अगर आपका लीनियर नेटवर्क है और उसमें सेवरल एनर्जी सोर्सेस एंड रिसोर्सेस है, तो उसको हम लोग किसके एक 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 आपका सिंगल कांस्टेंट करंट रिसोर्स के साथ हम लोग जोड़ सकते हैं विद ए सिंगल रजिस्टर। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे, ये क्या है आपका, ये जो है एक लीनियर नेटवर्क है, लीनियर नेटवर्क containing several energy, ठीक है, रिसोर्सेज एंड रेजिस्टेंस। ये जो है ये जुड़ा हुआ है आपका एक रेजिस्टेंस के साथ, RL के साथ। ये आपका A है, ये आपका B है, ठीक है। अब इसका नॉर्टन्स इक्विवेलेंट अगर हम ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, एक करंट सोर्स के साथ हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक करंट के सोर्स के साथ एक रजिस्टर लगा देंगे, एक करंट सोर्स के साथ एक रजिस्टर लगा देंगे यहाँ पे, और बाकी जो एज इट इज जो है वहाँ पे उसको हम वैसे ही छोड़ देंगे, बाकी जो है हम उसको वैसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, RL हो गया, यह आपका RN हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये नॉर्टन्स रजिस्टर है। ये तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ था, और इसको हम किसके साथ कर दिए, नॉर्टन्स करंट सोर्स है उसके साथ हम कर दिए, ठीक है। यहाँ पे IN जो हो जाएगा, IN क्या है, नॉर्टन करंट है,
ठीक है। और आर एन जो है वो क्या है, नॉर्टन रेजिस्टेंस है। और आर एल जो है वो क्या है आपका, लोड रेजिस्टेंस है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर करंट फ्लो हो रहा है आई एन, तो आर एल इक्वल्स टू आई एन हो जाएगा। और आपका जो आर एल होगा, इसमें जो करंट होगा वो आई एन बाई टू होगा, क्योंकि ये आई एन यहाँ से फ्लो किया तो इधर आई एन बाई टू गया, और इधर भी क्या गया, आई एन बाई टू गया। ठीक है। तो आप याद रखिएगा इसको, ये क्या हो जाएगा इसका, आई एन बाई टू हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। A DC voltage source has a source resistance variable from 5 ohm to 25 ohm. It is connected to a load of 10 mm. For maximum power transfer, the source resistance should be। ठीक है। तो ये पूछ रहा आपका, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाएगा। ऐसे तो आपको पता है कि P इक्वल्स टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर होगा। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आर एस इक्वल्स टू 5 से 25 ओम वेरिएबल दिया हुआ है, ये आपका वेरिएबल है। आर एल इक्वल्स टू जो दिया हुआ है, लोड ऑफ कनेक्टेड टू अ लोड ऑफ, जो लोड रेजिस्टेंस दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 10 ओम, जो कि फिक्स्ड है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हम लोग नहीं अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो लोड रजिस्टर है वो वेरिएबल नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, V बाई आर होगा। V के जगह पे हम क्या लिखेंगे, V के जगह पे लिखेंगे आर एस प्लस आर एल लिखेंगे। ठीक है। और पावर जो ट्रांसफर होगा वो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर, मतलब V डिवाइडेड बाई आर एस प्लस आर एल इंटू का स्क्वायर इंटू आर एल हो जाएगा। अब हम P को अगर मैक्सिमम करते हैं, P टू बी मैक्सिमम, जो आर एस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो आर एस का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा, 5 एम होगा। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 ओम हो जाएगा। क्लियर है, 5 ओम जो है इसका आंसर हो जाएगा। सिंपली क्या होता है, पी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आई अपन वी बाई आर एस प्लस आर एल लिख दिए। आर एल तो जो भी है, आर एस का वैल्यू अगर मिनिमम होगा तभी जाके पी जो होगा वो मैक्सिमम हो पाएगा। तो आर एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, सोर्स रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, 5 ओम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ स्टेट्स दैट द algebraic sum of the current at a node at any instant is zero। ठीक है। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ स्टेट्स दैट algebraic sum of current at node, ये आपको पता है कि किरचॉफ्स करंट लॉ है, केसीएल हम लोग क्या बोलते हैं, केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ। ये क्या बोलता है, algebraic sum of current entering a node or closed in a closed boundary is zero। ठीक है। ये आपका क्या होता है, केसीएल होता है। लिखिएगा क्या, लिख लीजिए आप, ऐसा तो दिया हुआ है यहीं पे, यही चीज हो जाएगा। algebraic sum of algebraic sum of current algebraic sum of currents entering a node or closed boundary is जीरो। ठीक है। मतलब केसीएल जो आपका बोलता है कि अगर करंट इन कर रहा है, ये आपका एक नोड हो गया। ठीक है। इस नोड पे अगर हम इस नोड का बात करें, इस नोड से करंट एक इधर गया, इधर गया आया, फिर इधर गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका, I1 हो गया, ऐसे गया I1। ठीक है। I2 इससे बाहर निकला, I2 हो गया। ये आपका I3 हो गया, अंदर गया।
I4 बाहर निकला, और ये जो है आपका I6 हो गया, और ये जो हो गया आपका अंदर की तरफ गया I5 हो गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे KCL अप्लाई करते हैं, क्या होगा, जो इन सम ऑफ करंट इंटरिंग अ नोड इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लिविंग द नोड। जो इंटर कर रहा है, ये इंटर कर रहा है I1 प्लस, और कौन इंटर कर रहा है, I3 प्लस I5 इक्वल्स टू I2 प्लस I4 प्लस I6। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, KCL हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो यहाँ पे करंट है, किरचॉफ्स करंट लॉ क्या बोलता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ करंट इंटरिंग अ नोड और ए क्लोज्ड बाउंड्री इज जीरो। मतलब यहाँ पे ये बोलिएगा कि सम ऑफ करंट इंटरिंग अ नोड इज इक्वल्स टू सम ऑफ करंट लिविंग द नोड, उसको हम किरचॉफ्स करंट लॉ बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर लीजिएगा कि समेशन ऑफ आई एन इक्वल्स टू जीरो, अगर n का वैल्यू 1 से लेके n तक रहेगा तो किरचॉफ्स करंट लॉ हो गया। इसमें एक नोट पॉइंट आप डालिए, किरचॉफ्स करंट लॉ में जो KCL होता है, किरचॉफ्स करंट लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब आते हैं हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, KVL। KVL क्या बोलता है कि algebraic sum of, it states that algebraic sum of all voltage around a closed path or loop is zero। ठीक है, मैथमेटिकली हम लोग क्या बोलेंगे, समेशन m इक्वल्स टू 1 से कैपिटल M तक, और यहाँ पे Vm इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे m क्या है, नंबर ऑफ वोल्टेज है, नंबर ऑफ वोल्टेज इन अ लूप, और नंबर ऑफ ब्रांचेज इन अ लूप। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप करंट क्या करिएगा, जो वोल्टेज होगा क्लोज्ड पाथ और लूप के अगेंस्ट में वो 0 हो जाएगा। और KVL किस पे बेस्ड है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसको आप सर्किट के थ्रू भी बना सकते हैं। सपोज दैट ये आपका क्या है, वोल्टेज सोर्स है प्लस माइनस, ये आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया, फिर दूसरा वोल्टेज यहाँ पे जुड़ा हुआ है माइनस प्लस V2, और फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये आपका करंट I फ्लो हो रहा है, तो इसमें अगर आप लूप इक्वेशन लिखते हैं KVL लगा के, तो KVL लगाइएगा तो क्या लिखिएगा, V1, ये आपका क्या है, V1 है, माइनस से प्लस में जाए, पॉजिटिव लिख दिए हम यहाँ पे, प्लस V4 माइनस IR1 माइनस IR2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये V2 हो जाएगा, माइनस से प्लस में गया तो प्लस, यहाँ भी माइनस से प्लस में जाए तो ये दोनों पॉजिटिव ले लिए, और ये करंट का जो डायरेक्शन होता है ये आपका माइनस होगा। तो इस तरह से आप KVL अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और आपका एक और भी होता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसका क्या होता है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ये इसके अनुसार जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है, ठीक है,
वो किसके इक्वल होता है? E इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी के इक्वल होता है। यहाँ पे जो E है वो क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। E क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। E क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है। और फाई क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स है। क्लियर है यहाँ तक? ये अगर आप किसी भी कंडक्टर में, अगर वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई कंडक्टर रखते हैं जहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड है, वहाँ पे अगर कंडक्टर रखते हैं तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसका आंसर आई थिंक आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू कंस्ट्रक्ट द ड्यूअल ऑफ ए 4 मेश नेटवर्क हाउ मेनी नोड्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ड्यूअलिटी ऑफ नेटवर्क्स के लिए आपका कितना नोड्स चाहिए? 5 चाहिए, ठीक है। कितना चाहिए? 5 चाहिए, ठीक है। इसका भी आप लिख सकते हैं फॉर्मूला नोडल एनालिसिस का। सबसे पहले तो आप ड्यूअलिटी के बारे में लिखिए कि ड्यूअलिटी क्या होता है। ड्यूअलिटी क्या होता है? अगर दो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को हम तब ड्यूअल नेटवर्क बोलेंगे अगर मेश इक्वेशन एक नेटवर्क का, ठीक है, इक्वल होगा नोड इक्वेशन ऑफ अदर नेटवर्क के, तो उसको हम ड्यूअलिटी बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए ड्यूअलिटी क्या होता है? टू इलेक्ट्रिकल नेटवर्क are said to be dual network if the mesh equation of one network are equal to node equation of other। तो उसको क्या बोलेंगे? ड्यूअलिटी बोलेंगे, ठीक है। ड्यूअल नेटवर्क में वो किस पे बेस्ड होता है? किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पे बेस्ड होता है, ठीक है। ड्यूअल नेटवर्क आर बेस्ड ऑन केसीएल और केवीएल, केसीएल एंड केवीएल पे बेस्ड होता है, ठीक है। अब देखिए नोडल एनालिसिस का अगर हम बात करें, नोडल एनालिसिस में नोडल एनालिसिस क्या है? एक मेथड है जिससे कि आप नेटवर्क को एनालाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ केसीएल इक्वेशन, ठीक है। ये क्या है? नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस, अब यहाँ पे ही आंसर छुपा हुआ है आपका। नोडल एनालिसिस is a method of analyzing networks with the help of KCL equation। ठीक है, तो फॉर नेटवर्क ऑफ एन नोड द नंबर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन टू बी सॉल्व टू गेट द अननोन, वो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशन के बराबर होगा और वो उसका वैल्यू n-1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेगा? फॉर नेटवर्क ऑफ एन नोड्स एन नोड के नेटवर्क के लिए द नंबर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन to be solved to get the unknowns वो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशन के बराबर होगा और इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? n-1 होगा, ठीक है। और आपका
इसका वैल्यू n-1 हो जाएगा। हम बात कर लेते हैं मेश एनालिसिस का। अगर मेश एनालिसिस ये मेथड है नेटवर्क का एनालाइज करने का विद द हेल्प ऑफ केवीएल इक्वेशन। ये सब आप याद रखिएगा, ठीक है। मेश एनालिसिस is a method of analyzing networks with the help of KCL equation, ठीक है। यहाँ पे जो सॉरी केवीएल इक्वेशन ना, केवीएल हो जाएगा यहाँ पे, केवीएल इक्वेशन मेश एनालिसिस है। तो नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, b-n+1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, केवीएल इक्वेशन कितना दिया हुआ है, केवीएल इक्वेशन कुछ दिया हुआ है टू कंस्ट्रक्ट 4 मेश नेटवर्क, ठीक है। 4 मेश नेटवर्क में जो केवीएल इक्वेशन होगा वो कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पे b-n+1 अगर आप निकालिएगा तो वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ से b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3 + n हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। इसको और आप क्या लिख सकते हैं, फॉर ड्यूअलिटी ऑफ टू नेटवर्क्स, दो नेटवर्क अगर ड्यूअलिटी में है तो उसके लिए इक्वेशन क्या होता है, उसके लिए रिलेशन क्या होता है, मेश इक्वेशन ऑफ वन नेटवर्क, मेश इक्वेशन ऑफ वन नेटवर्क इक्वल्स टू नोडल इक्वेशन ऑफ अदर, ठीक है। तो मेश इक्वेशन ऑफ वन नेटवर्क क्या हो जाएगा, b-n+1 इक्वल्स टू, ये नोडल इक्वेशन क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। तो यहाँ से n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, b+2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ये इक्वेशन 2 है। अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करिएगा तो n का वैल्यू क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। इससे आप निकाल सकते हैं n का वैल्यू 5। ये इक्वेशन 1 हो गया और एक इक्वेशन क्या है, दूसरा ये हो गया, इससे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। A battery having an open circuit voltage of 2 volt has a terminal voltage of 1 volt when supplying a current of 5 ampere. Its internal resistance is, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक आपका क्या है, वोल्टेज है, एक आपका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, यहाँ पे 2 वोल्ट है, ये आपका E हो गया, ये आपका R हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस। तो E का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 वोल्ट दिया हुआ है। VT का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 वोल्ट दिया हुआ है, टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। और आपका करंट का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, 5 एम्पियर दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हमको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है तो R इक्वल्स टू होता है E-VT डिवाइडेड बाई I होता है, ये आपका 1 वोल्ट है, ठीक है। E इक्वल्स टू 2 वोल्टेज दिया हुआ है, ओपन सर्किट वोल्टेज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2-1 डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा 0.2 ओम आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.2 ओम हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Three resistors are connected in a parallel. Total circuit current is 6 ampere. Individual conductance of each parallel circuit are G1 equals to 1 Siemens, G2 equals to 3 Siemens, G3 equals to 2 Siemens. Then the current through G3 is, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, R1 इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 1 ओम हो जाएगा। एक्चुअली जो R होता है वो रेसिप्रोकल होता है 1/G का, तो वहीं से हम निकाल रहे हैं। तो R इक्वल्स टू 1 ओम हो जाएगा। R2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/3
R3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और ये जो 3 रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है, मतलब एक रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्टेड होगा, दूसरा आपका ऐसे होगा, और तीसरा जो होगा वो इस तरह से होगा। ठीक है, यहाँ पे 1 ओम दिया हुआ है, ये 1/3 है, और ये 1/2 है। यहाँ से 6 एम्पियर करंट पास हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम ये दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। तो ये दोनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 1 इंटू 1/3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/3, ये कितना आ जाएगा, 1/4 ओम आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम इसका और इसका निकाल लेंगे। तो इसके बाद अगर इसका इक्विवेलेंट फिर बनाएंगे हम सर्किट, तो ये आपका 1/4 ओम हो जाएगा, ये आपका 1/2 ओम हो जाएगा। 6 एम्पियर का करंट इसमें से आ रहा है, 6 एम्पियर का। तो करंट क्या हो जाएगा, हाफ इस वाले में करंट क्या हो जाएगा, 1/4 डिवाइडेड बाई 1/4 प्लस 1/2 इंटू 6 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर हो जाएगा। 6 एम्पियर, देखिए ऐसे आप करंट का पढ़े होंगे कि अगर हमको निकालना है कि 1/2 में कितना करंट जा रहा है, इसमें कितना, G3 में पूछ रहा है, तो इसमें कितना करंट जा रहा है, तो आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है करंट में। इसके बाद आपका 1/4 ऊपर में हो गया, नीचे में 1/4 प्लस 1/2, तो इससे आपका हो जाएगा करंट 1/2 में निकल जाएगा, 2 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, ठीक है। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टेंस और कंडक्टेंस जो होता है वो नहीं होता है। तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में जो पावर फैक्टर होता है उसका वो क्या होगा, यूनिटी होता है। पावर फैक्टर क्या होगा, यूनिटी होगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ए रजिस्टर is color coded with blue, gray, orange and silver bands. Find the value. ठीक है, तो आपको रजिस्टर का कलर याद रखना पड़ेगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछता नहीं एग्जाम में। ठीक है, इस तरह का जो क्वेश्चन है वो पूछेगा नहीं, लेकिन इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका 6800 प्लस माइनस 10% ओम होगा। एक्चुअली क्या है कि आपका होता है कोड, जैसा कि ब्लू का 6 होता है, ठीक है, आपका ग्रे का कितना होता है, 8 होता है, ऑरेंज का 10⁻³ होता है, और आपका क्या है, सिल्वर है, सिल्वर का होता है प्लस माइनस 10% होता है। तो उसी से ये सब आया। रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, 68 इंटू 10⁻³ ओम प्लस माइनस 10%, तो वहाँ से ये वैल्यू निकल आता है कोडिंग से। ठीक है, इफ द नेटवर्क, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द नेटवर्क हैज एन खाली स्थान बिटवीन टू नोड्स द कंसेप्ट ऑफ सुपर नोड इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नोड एनालिसिस। तो यहाँ पे हम वोल्टेज सोर्स लेंगे इसका आंसर। इफ द नेटवर्क हैज एन वोल्टेज सोर्स बिटवीन टू नोड्स देन द कंसेप्ट ऑफ सुपर नोड इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नोडल एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, वोल्टेज सोर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question for by which of the following element transit will not occur? By which of the following element transit will not occur? तो इसमें से इसका आंसर हो जाएगा आर। आर से ट्रांजिट नहीं होता है। सर्किट जो होता है ओनली रेजिस्टिव एलिमेंट होता है उसमें। सो देयर इज नो ट्रांजिट बिकॉज रजिस्टर डू नॉट स्टोर एनर्जी इन एनी फॉर्म, इट डिसिपेट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आप लिख लीजिए
बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ट्रांजिट विल नॉट अकर। ठीक है, तो इसका आप लिख लीजिए कि सर्किट जो होता है, सर्किट में अगर रजिस्टर है, सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टिव एलिमेंट, circuit containing only resistive element has no transients because a resistor do not store energy in any form. It dissipates energy in a form of heat. In form of heat coming from I square R loss। ठीक है, और आपका जो इंडक्टर और कैपेसिटर होता है, जो कि एल और सी यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है, इसलिए इसमें क्या होता है, ट्रांजिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए इंडक्टर एंड कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी in the form of magnetic field and electric field respectively। तो समझ गए। यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये तो वही हो गया। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड बाय अ 100 वाट बल्ब। ठीक है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम बाय 100 वाट बल्ब इन द ऑन स्टेट फॉर 10 आवर्स, 10 घंटा के लिए है। तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड अगर हम बात करें, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड अगर आपको निकालना है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड अगर आपको निकालना है तो क्या होगा, किलोवाट इनटू आवर होता है। ठीक है, तो पावर ऑफ बल्ब कितना दिया हुआ है, 100 वाट दिया हुआ है, तो इसको पावर में अगर किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 किलोवाट हो जाएगा, इनटू आवर कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 किलोवाट आवर हो जाएगा। ठीक है, 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फॉर द शॉर्ट सर्किट करंट विथ वी आर इक्वल्स टू 7.5 वोल्ट और आर ए इक्वल्स टू 0.5 ओम, तो यहाँ पे करंट कितना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो टाइप का सर्किट होता है, एक होता है ओपन सर्किट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक होता है आपका शॉर्ट सर्किट। ठीक है, ओपन सर्किट मतलब ये आपका क्या है, रेजिस्टेंस है, ये आपका क्या है, ओपन हो गया। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस हो जाएगा, इनफानाइट हो जाएगा। ठीक है, करंट क्या प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ पे आर हो गया, यहाँ पे वी हो गया, यह आपका ओपन सर्किट हो गया। ठीक है, शॉर्ट सर्किट में अगर इसका डायग्राम बनाते हैं शॉर्ट सर्किट का, तो ये आपका क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया है, और ये क्या है, आपका वोल्टेज है। ठीक है, ये जो सर्किट है यहाँ पे शॉर्ट सर्किट है। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट है, तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट में जो करंट होता है वो इनफानाइट होता है, और इस वाले पोर्शन में, शॉर्ट सर्किट वाले पोर्शन में, इसमें तो जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे ये आर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए
शॉर्ट सर्किट में बात करें, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट में का करंट अगर आपको निकालना होगा तो वी आर बाई आर ए आप डायरेक्ट करिएगा। तो वी आर का वैल्यू कितना है 7.5 डिवाइडेड बाई आर ए 0.5, तो क्या आ जाएगा 15 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 15 एम्पियर हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट मतलब आप समझिए कि यहाँ पे एक ऐसा कंडीशन ऑफ सर्किट है जिसमें कि करंट जीरो रेजिस्टेंस पाथ से फ्लो करेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ओम्स लॉ के अनुसार V इक्वल्स टू क्या होता है आई आर होता है। अगर रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा, रेजिस्टेंस अगर जीरो हो जाएगा तो आपका करंट क्या हो जाएगा वेरी हाई हो जाएगा। ठीक है, वो चीज़ हो जाता है। ओपन सर्किट में क्या होता है, ये ऐसा कंडीशन है सर्किट का जिसमें कि करंट फ्लो ही नहीं हो पाता है। ये अगर पोटेंशियल डिफरेंस है फिर भी करंट इसमें से फ्लो नहीं होता है। यहाँ पे जो आई होगा वो जीरो हो जाएगा और यहाँ पे वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आई आर होता है। तो यहाँ पे करंट का जो वैल्यू होगा जीरो होगा, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इनफाइनाइट होगा। अगर ओपन सर्किट हो गया वहाँ पे जो सप्लाई है वो रुक जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टू इलेक्ट्रिक प्रेसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दो इलेक्ट्रिक प्रेस है जो कि पैरेलल कनेक्टेड है। ठीक है, और देखिए द रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट प्रेस इज 100 ओम एंड दैट ऑफ द सेकेंड इज 300 ओम। The total current taken by both the presses is 4 ampere. The ratio of current taken by the first and second will। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बड़ी इजी क्वेश्चन है। ये आपका क्या है करंट है, करंट का हम यहाँ पे डायग्राम करंट सोर्स का, ये एक रेजिस्टेंस आपका यहाँ हो गया और एक रेजिस्टेंस जो है एक यहाँ हो गया। दो रेजिस्टेंस, ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया। इससे करंट जो है वो I1 फ्लो कर रहा है और इससे जो करंट फ्लो कर रहा है वो I2 कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भाई करंट डिवीजन रूल के अनुसार R1 रजिस्टर है, इससे जो करंट फ्लो होगा I1 इक्वल्स टू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू आई। 300 डिवाइडेड बाई 300 प्लस 100 इंटू 4, तो 3 एम्पियर हो जाएगा। और IT के निकालना I2 का, तो R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू आई, तो 100 डिवाइडेड बाई 300 प्लस 100 इंटू 4, तो 1 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं I1 बाई I2 पूछ रहा है तो 3:1 हो जाएगा। तो 3:1 जो है ये आपका फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है 3:1, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है I1 बाई I2 निकालना है। ठीक है, R1 का वैल्यू 100 है और R2 का वैल्यू 300 है और करंट जो है वो 4 एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज कंसिक्वेंस ऑफ। अभी हम जस्ट बताएं कि जो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ होता है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है। और साथ ही साथ आपको ये बताना है किरचॉफ्स करंट लॉ किस पे होगा, केसीएल जो होता है कंजर्वेशन ऑफ, जल्दी बताइए, कंजर्वेशन ऑफ किस पे होता है, चार्ज पे होता है। ठीक है, यहाँ पे केवीएल पूछ रहा है तो हो जाएगा इसका आंसर ये। इन द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए सर्किट, जब हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो वोल्टेज सोर्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू करंट सोर्स, इंडक्टर इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वोल्टेज सोर्स, कैपेसिटर इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रजिस्टर, इंडक्टर इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ कैपेसिटर। ठीक है, तो ये सब चीज नहीं होता है, ये होता है वोल्टेज सोर्स को हम लोग करंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, वोल्टेज सोर्स को हम लोग करंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं या फिर करंट सोर्स को हम लोग वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करते हैं, ये हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में करते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 3 रेजिस्टेंस है, 3 ओम है कनेक्टेड इन अ डेल्टा, देयर वैल्यू इन ईच ब्रांच ऑफ द इक्विवेलेंट स्टार कनेक्शन विल बी। तो डेल्टा कनेक्शन में जो आर है वो कितना दिया हुआ है, 3 ओम दिया हुआ है।
तो अगर आप स्टार कनेक्शन में निकालिएगा तो R इक्विवेलेंट होता है R/3, ठीक है, तो 1 ओम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 ओम होता है। ठीक है, क्लियर है? डेल्टा से अगर स्टार में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो इस तरह से होता है। ऐसे होता है, मान लीजिए ये आपका क्या है? डेल्टा कनेक्शन है। इसको स्टार में आप कन्वर्ट करिएगा तो ऐसे करिएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है। ये पूरा जो सिंगल बनाया हुआ डेल्टा है और बीच में जो बना हुआ है वो स्टार कनेक्शन है। ये आपका आर ए बी हो जाएगा, ये आर ए सी है, ये आर बी सी है। बीच वाला क्या हो जाएगा? ये आपका आर ए हो जाएगा, ये आपका आर सी हो जाएगा, ये आपका आर बी हो जाएगा। तो अगर आप स्टार कनेक्शन में आर ए का वैल्यू निकालिएगा तो आर ए बी इंटू आर ए सी डिवाइडेड बाई आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी हो जाएगा। उसी तरह अगर आर बी आप निकालिएगा तो आर ए बी इंटू आर बी सी डिवाइडेड बाई आर ए बी प्लस आर ए सी प्लस आर बी सी। ठीक है, यहाँ पे भी ए बी बी सी और ए सी हो जाएगा। उसी तरह आर सी निकालिएगा तो क्या होगा? आर ए सी आर बी सी डिवाइडेड बाई आर ए बी प्लस आर ए सी प्लस आर बी सी, ऐसे निकलेगा। तो इसका क्या हो जाएगा? 1 ओम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स टू लोड occurs when the load resistance is equal to the internal resistance of the circuit। ठीक है, लोड रेजिस्टेंस जो होगा वो इंटरनल रेजिस्टेंस के अगर बराबर हो जाएगा तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक वैल्यू ऑफ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ EMF प्रोड्यूस by one N coil through carrying 1 ampere current is। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2 पाई बाई एन होता है। 2 पाई बाई एन होता है, तो इसका आंसर 2 पाई बाई एन हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इफ 2 यूनिट चार्जेज आर सेपरेटेड इन एयर बाई अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन देम विल बी। ये तो आपको पता है कि दो अगर यूनिट चार्ज है, ये अगर आपका Q1 है, ये अगर आपका Q2 है, ये R है, तो फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है? 1/4 पाई इपल्सन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर होता है। ठीक है, 1 बाई इपल्सन नॉट को हम K लिख सकते हैं, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर हो जाता है। K का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 Q2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 2 यूनिट चार्ज दिया हुआ है, 1 इंटू 1 और डिस्टेंस कितना हुआ है? 1 मीटर। तो यहाँ से 9 इंटू 10 टू द पावर 9 जो है न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन आ जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Two long and straight current carrying conductor are parallel to each other with a unit distance apart. Their current are flowing in opposite direction. Then the force experienced by them will be। ठीक है, तो अब आपका यहाँ पे करंट कैरिंग वायर में जब अगर आप फोर्स निकालिएगा, ठीक है, तो फोर्स निकालिएगा तो क्या होता है? μ1 I2 इंटू I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई डी इंटू एल होता है। ठीक है, यहाँ पे जो फोर्स लगता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द लाइंस एंड रिपल्सिव फोर्स होता है। परपेंडिकुलर टू द लाइंस और रिपल्सिव फोर्स होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द मैग्नीट्यूड ऑफ E बाई एच, मैग्नीट्यूड ऑफ E बाई एच, ई जो है आपका, जो E है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है? H है। ये दोनों जो है एक दूसरे का ऑर्थोगोनल होता है और फॉर द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन कॉल्ड ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए इंट्रिंसिक इम्पीडेंस जो होगा, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? E बाई एच क्या होगा? तो एक्चुअली E बाई एच अगर पूछा जाए तो ईटा इक्वल्स टू E बाई एच इक्वल्स टू
रूट अंडर म्यू बाई इपल्सन नॉट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और एच जो हो गया वो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। म्यू नॉट जो है, म्यू जो है वो परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस हो जाएगा और ई जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होगा। ठीक है, तो इसका आंसर म्यू बाई ई हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द डायरेक्शन और पोलैरिटी ऑफ डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी डिटरमाइंड बाई। ठीक है, डायरेक्शन और पोलैरिटी ऑफ डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी डिटरमाइंड बाई, ये तो सभी को पता है कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जो होता है उससे ये पता लगता है कि डायरेक्शन और पोलैरिटी क्या है। ठीक है, तो फ्लेमिंग्स जो राइट हैंड रूल है ये क्या शो करता है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट व्हेन द कंडक्टर अटैच्ड टू ए सर्किट मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इसमें क्या होगा, ये जो आपका अंगूठा है, ये आपका अंगूठा हो गया, ये आपका तर्जनी जिसको बोलते हैं, और ये जो आपका हो गया ये आपका क्या है, बीच वाला फिंगर है। ठीक है, और बाकी दो फिंगर जो है आपका ऐसे है, तीन फिंगर हो गया, ये आपका अंगूठा हो गया। ठीक है, ये आपका अंगूठा हो गया, ये आपका मोशन को शो करता है। ठीक है, ये आपका फील्ड को शो करेगा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से, और ये किसको शो करेगा, करंट का। ये आपको परपेंडिकुलर रखना पड़ेगा, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर रखना पड़ेगा। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है, ये जनरेटर के लिए अप्लीकेबल होता है। फ्लेमिंग जो है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो है ये आपका जनरेटर के लिए अप्लीकेबल होता है। ठीक है, ये आपका डायरेक्शन और पोलैरिटी चेक करने के लिए होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ में। और फ्लेमिंग का जो आपका लेफ्ट हैंड रूल होता है वो इलेक्ट्रिक मोटर के लिए होता है। फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल होता है वो किसके लिए होता है, वो इलेक्ट्रिक मोटर के लिए होता है। सेम चीज उसमें भी होता है। अंगूठा जो हो जाएगा आपका थ्रस्ट ऑफ मोशन, और आपका ये वाला जो है फील्ड, और ये जो है करंट, सेम चीज उसमें भी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ स्टेट्स दैट द इंटीग्रल ऑफ the magnetic field intensity around a closed path is equal to total current linked by the contour। तो ये कौन सा लॉ होता है, ये आपका एम्पियर्स सर्किट लॉ होता है। ठीक है, एम्पियर्स सर्किट लॉ होता है। इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अराउंड ए क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू टोटल करंट लिंक्ड बाय द कंडक्टर। मतलब इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू द टोटल करंट लिंक्ड बाय द कंटूर, ये होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो चार्ज है +4 माइक्रो कैपेसिटेंस और -16 माइक्रो कैपेसिटेंस कुलम्ब। चार्ज कुलम्ब में दिया हुआ है 4 माइक्रो कुलम्ब और -16 माइक्रो कुलम्ब आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय अ डिस्टेंस ऑफ 0.6 मीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड अ थर्ड चार्ज ऑफ 6 माइक्रो coulomb be placed from 4 microcoulomb so that no force exert on it will be 0। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें क्या करना होगा आपको, आपको पता है कूलम्ब्स लॉ। क्या होता है कूलम्ब्स लॉ, अगर दो चार्ज पार्टिकल है उसका Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है और सेपरेट है r डिस्टेंस से, तो जो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होता है वो होता है k Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर होता है। ठीक है, k का वैल्यू कांस्टेंट होगा जिसका वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, QA का जो वैल्यू दिया हुआ है वो +4 माइक्रो कूलम्ब दिया हुआ है एट पॉइंट ए। सपोज दैट QB का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है -16 माइक्रो कूलम्ब एट पॉइंट बी अगर हम मान लेते हैं, और QC का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है +6 माइक्रो कूलम्ब एट पॉइंट सी अगर हम मान लेते हैं। अब देखिए डायग्राम बनाइए तब समझ में आएगा आपको। ये आपका A है
ये आपका बी है। यहाँ पे प्लस क्यू ए है, यहाँ पे माइनस क्यू, दोनों इक्वल, दोनों आपका अपोजिट चार्ज है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 0.6 मीटर है। अब क्या बोल रहा है कि आप सी पॉइंट पे, कोई एक सी पॉइंट है, वहाँ पे प्लस क्यू सी कूलम दे देते हैं और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी रहता है। तो क्या होगा, नेट जो फोर्स होगा चार्ज क्यू सी पे वो जीरो हो जाएगा, ऐसा होना चाहिए। तो नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू सी जीरो करने के लिए एफ ऑफ सी ए इक्वल्स टू एफ ऑफ सी बी निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे K इंटू क्यू ए क्यू सी डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू के क्यू बी क्यू सी, ठीक है, डिवाइडेड बाई 0.6 प्लस डी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं 24 के कैंसिल हो जाएगा। क्यू ए और क्यू सी अगर आप देखते हैं, क्यू ए और क्यू सी, तो क्यू ए का वैल्यू कितना है, क्यू ए का वैल्यू +4 है और क्यू सी का वैल्यू कितना है 6 है, तो 4 से 24 हो जाएगा डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। और ये अगर आप निकालिएगा तो 96 डिवाइडेड बाई 0.6 प्लस डी स्क्वायर। यहाँ से डी का वैल्यू जो आ जाएगा वो आएगा प्लस 0.6 मीटर डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो 0.6 मीटर डिस्टेंस आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.6 मीटर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। रिलेटिव परमेबिलिटी इज लेस देन 1 इन ए केस ऑफ, तो रिलेटिव परमेबिलिटी डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस में लेस देन 1 होता है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। बस आप रिलेटिव परमेबिलिटी याद रखिएगा कि डाईमैग्नेटिक में, डायामैग्नेटिक में रिलेटिव परमेबिलिटी लेस देन 1 होता है, पैरामैग्नेटिक में रिलेटिव परमेबिलिटी जो होगा ग्रेटर देन 1 होगा, और फेरोमैग्नेटिक में रिलेटिव परमेबिलिटी जो होगा वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो डाईमैग्नेटिक में रिलेटिव परमेबिलिटी लेस देन 1 होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ए कंडक्टर इज रोटेटेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, एक कंडक्टर है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी फाउंड बाय द एप्लीकेशन ऑफ, तो हम लोग डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से हम लोग फाइंड करेंगे, तो ये याद रखिएगा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, ठीक है, एक कूलम्ब चार्ज में चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन अगर आपसे पूछा जाए तो कितना होता है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन का अगर बात करें, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक कूलम्ब चार्ज में, एक कूलम्ब चार्ज में मतलब 1.6 इंटू 10⁻19 जब कूलम्ब होगा चार्ज, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब अगर चार्ज है तो वो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो एक कूलम्ब कितना का चार्ज होगा, 1/1.6 इंटू 10⁻19 होगा। ठीक है, इसका वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 625 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो 625 10⁻16 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये किसका आंसर होगा, ये हो जाएगा आपका बी। एक इलेक्ट्रॉन का आप चार्ज जानते हैं कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब होता है। तो एक कूलम्ब में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, इससे आप निकाल सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। When two parallel conductors carry current in them, then the force between the conductor is, two parallel conductor carrying current in them, then the force between conductor। तो यहाँ पे F का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू0 I1 I2 इंटू L डिवाइडेड बाई 2πr होता है। देखिए क्या होगा, ये प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ करंट इन टू कंडक्टर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ
ऑफ द सेक्शन कंसिडर्ड एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कंडक्टर। ये गलत हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इन्वर्सली है। तो ये आपका देखते हैं हम, प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ करंट इन टू कंडक्टर्स। ठीक है, ये करंट है, ये आप करंट है, दोनों का प्रोडक्ट है। एंड ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द सेक्शन, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कंडक्टर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ये आप फॉर्मूला याद रखिएगा कि दो पैरेलल कंडक्टर है, बीच में करंट आ रहा है, तो फोर्स बीच में क्या आएगा, उसका फोर्स ये आ जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन ए नॉन मैग्नेटिक मटेरियल ग्राफ ऑफ फ्लक्स डेंसिटी P वर्सेस फील्ड स्ट्रेंथ H इज। ठीक है, तो ग्राफ क्या हो जाएगा, E और H में नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज डी क्यू ड्यू टू चार्ज क्यू इन ए स्पेस एट ए डिस्टेंस आर इज गिवन बाय। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा डी क्यू ड्यू टू चार्ज क्यू इन स्पेस, तो क्यू इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई इक्वल्सन नॉट इंटू आर स्क्वायर इंटू ए आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसका आंसर हो जाएगा, फोर्थ का ऑप्शन हो जाएगा। एक्चुअली होता है ना, ये आपका कूलम्ब्स लॉ के अनुसार ए प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। और यहाँ पे Q1 और Q2 जो होना चाहिए वो स्टैटिक होना चाहिए और रेस्ट में होना चाहिए। तो अगर आप फोर्स इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, K के जगह पे आप 1/4 पाई इक्वल्सन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे जो चार्ज है Q की जगह पे dq दिया हुआ है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, Q दिया हुआ है। तो dq इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई इक्वल्सन नॉट इंटू आर स्क्वायर, और ये आपका यूनिट वेक्टर कर दिए। तो ये आपका क्या निकल गया, फोर्स निकल गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए कंडक्टर इज मूव्ड इन ए स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड देन द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन इट सच एन ईएमएफ इज नोन एज डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा। ठीक है, डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा, जो कि आपका डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर में होता है। ठीक है, आते हैं इसके बारे में और थोड़ा सा लिख लीजिए आप। तो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, अगर कंडक्टर को व्हेन द कंडक्टर इज रोटेटिंग एंड द फील्ड इज स्टेशनरी देन द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर इज कॉल्ड डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसमें कि डीसी जनरेटर आ जाएगा, एसी जनरेटर आ जाएगा। ठीक है, यह आपका किस में आ जाएगा, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में आ जाएगा। व्हेन ए कंडक्टर इज rotating in a static magnetic field then the EMF induced in it such an EMF is known as dynamically induced EMF. A static induced EMF क्या होगा, when the conductor is in a stationary and the field is changing then the EMF induced in the conductor is called a static induced EMF, और ये क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पोटेंशियल इनसाइड अ चार्ज हॉलो स्फीयर इज। ठीक है, पोटेंशियल इनसाइड अ चार्ज हॉलो स्फीयर, ये क्या हो जाएगा, सेम एज दैट ऑन द स्फीयर, जो कि जो स्फीयर पे होगा, सॉरी जो सरफेस पे होगा वही आपका इनसाइड होगा। ठीक है, जो सरफेस पे होगा वही क्या होगा, इनसाइड होगा। ये आप याद रखिएगा। पोटेंशियल का बात कर रहे हैं, जैसे कि ये आपका क्या है, हॉलो स्फीयर चार्ज पार्टिकल्स है। ठीक है, इसका अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, फोर्स निकालते हैं, तो ऐसे होता है। ठीक है, ये कर्व जो है यहाँ पे क्या शो कर रहा है, E इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई पल्सन नॉट आर स्क्वायर होगा। ठीक है,
और इसका अगर पोटेंशियल अगर हम ड्रॉ करते हैं ऐसे होगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी होगा वो क्या होगा, Q डिवाइडेड बाई 4 पाई पल्सर नॉट R होगा, और यहाँ पे भी जो भी होगा वो क्या होगा, Q डिवाइडेड बाई 4 पाई पल्सर नॉट R होगा। तो सेम होगा सरफेस पे और इनसाइड दोनों जगह पे, ठीक है। तो सेम हो जाएगा। द फ्लक्स डेंसिटी इज क्वांटिफाइड इन टर्म्स ऑफ, फ्लक्स डेंसिटी जो है वो किस में होता है, फ्लक्स डेंसिटी जो होता है वो उसका यूनिट जो होता है आपका वेबर पर मीटर स्क्वायर टेस्ला होता है, ठीक है। वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, अगर सिर्फ आपसे मैग्नेटिक फ्लक्स पूछता तो वेबर हो जाता, सिर्फ अगर आपसे मैग्नेटिक फ्लक्स पूछता क्या हो जाता, वेबर हो जाता, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के बारे में आप देख लीजिए थोड़ा सा। तो फ्लक्स डेंसिटी टेस्ला हो गया। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ फ्लक्स, कितना फ्लक्स पास कर रहा है थ्रू अ डिफिनिट एरिया दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स, ठीक है। वो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, उसको बी से डिनोट करते हैं, बी इक्वल्स टू फाई बाई ए होता है। फाई आपका मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा और ए क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। ऐसा यूनिट क्या होगा मैग्नेटिक फ्लक्स का, टेस्ला होगा। टेस्ला, एक टेस्ला इक्वल्स टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये सब लूसेंट में दिया हुआ है, अभी हम लूसेंट साइंस का करवा रहे हैं ऑब्जेक्टिव, उसको भी आप जरूर से जरूर देखिए। सीजीएस यूनिट जो है टेस्ला का वो गॉस होता है, 1 गॉस इक्वल्स टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट टेस्ला हो जाएगा, इंडक्टेंस का हेनरी हो जाएगा, चार्ज का कूलम्ब हो जाएगा और मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर हो जाएगा, ठीक है। कुछ आपका सिंबल है और उसका यूनिट है, कुछ सिंबल है और कुछ उसका यूनिट है, और ये क्या है आपका क्वांटिटी है, इसमें एक्सप्रेस करते हैं। तो ये आपका E जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, जिसको कि वोल्ट पर मीटर से हम उसका यूनिट हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम H से डिनोट करते हैं और उसका क्या हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर हो जाएगा। और आपका D जो होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी होता है, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आपका टेस्ला हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी आपका J से डिनोट करते हैं और वो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और आपका मैग्नेटिक करंट डेंसिटी वोल्ट पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये K से डिनोट करते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, ये सारा यूनिट्स वगैरह याद रखिएगा, ठीक है। अभी हम इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो जरूर जरूर लाइक करिएगा, ठीक है। जो भी आपको लग रहा हो कि हम कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दिए हैं तो जरूर जरूर आप कमेंट करके बताएं, ठीक है। बाकी अपनी तरफ से आप लोगों को पूरा पूरा समझाने की कोशिश किए हैं। तो आपको वीडियो ये पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपको लूसेंट का भी हम ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, उसको भी आप जरूर जरूर जाके देखिए, ठीक है। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कर लीजिए, सिविल ज्ञान सिटी स्टेट JEE करके टेलीग्राम चैनल है, उसमें आप जरूर जाके जुड़ जाइए। आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट सर्च करिएगा तो भी आ जाएगा, सिविल ज्ञान सिटी स्टेट JEE करके।